दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम का सेक्टर 57 और यहीं सेक्टर 57 में कल एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पूरे शहर को झकझोर के रख दिया। राज्य स्तर की टेनिस प्लेयर, नाम राधिका यादव, और राधिका यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आरोप है कि राधिका की हत्या राधिका के पिता दीपक यादव ने की है। दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव को गोली मार दी। वारदात कल सुबह 10:30 बजे की है, जब राधिका अपने घर की पहली मंजिल पर रसोई में काम कर रही थी, तभी राधिका को गोली मार दी गई। इस जघन्य अपराध के पीछे की वजह जो सामने आई है वो उतनी ही हैरान करने वाली है। राधिका दरअसल एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी, जिसने कई बार नेशनल लेवल पर ट्रॉफी जीती, लेकिन कंधे में चोट लगने के बाद वो अपने खेल से दूर हो गई। उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोली। ये एकेडमी ही राधिका की मौत की वजह बनी है। दरअसल इसके पीछे की जो अब असल कहानी सामने आ रही है, पुलिस के मुताबिक बयान में राधिका के पिता दीपक यादव ने यह कबूला है कि वो दरअसल लोगों के तानों से परेशान था। दीपक यादव को लोग ताना देते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, और इसी वजह से राधिका के पिता दीपक यादव ने अपनी होनहार बेटी, जो टेनिस एकेडमी चला रही थी, उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा। लेकिन राधिका यादव ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। राधिका का अपना सपना था, टेनिस खिलाड़ी वो बन नहीं सकती थी, कंधे में चोट उसके लगी थी, और ऐसे में अपना सपना साकार करने के लिए वो एकेडमी चला रही थी। आरोप है क्योंकि पिता के कहे पर राधिका ने टेनिस एकेडमी बंद नहीं की, इसी वजह से दीपक यादव ने अपनी ही बेटी को 3 गोलियां मार दी। 3 गोलियों से राधिका की हत्या कर दी। और राधिका को गोली उस वक्त मारी गई जब अपने घर की पहली मंजिल पर रसोई में वो काम कर रही थी। राधिका की हत्या के लिए दीपक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया है। जिस वक्त राधिका की हत्या की गई उस वक्त घर में सिर्फ दीपक की पत्नी मौजूद थे, और राधिका का भाई जो है वो काम से घर से बाहर गया हुआ था। राधिका की मां बुखार की वजह से दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। राधिका किचन में काम कर रही थी। पिता अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालते हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर बेटी जहां रसोई में काम कर रही है वहां जाते हैं, और एक के बाद एक 3 गोलियां बेटी पर वार कर देते हैं। तो 3 गोलियों से अपनी ही बेटी को भून डाला। और जो वजह बताई है पुलिस के हिसाब से अभी तक दीपक यादव ने, वो ये कि आस पड़ोस के लोग ताने देते थे कि पिता बेटी की कमाई खा रहा है। इसी से तंग आकर पिता ने चाहा कि बेटी टेनिस एकेडमी बंद कर दे। बेटी ने टेनिस एकेडमी बंद नहीं की, तो फिर पिता ने बेटी की जान ले ली। बेटी की हत्या के बाद जब पिता ने उसकी वजह बताई, तो वजह ऐसी देश के हर मां बाप को सोचने के लिए मजबूर करती है। टेनिस खिलाड़ी राधिका के पिता ने ये पुलिस को बताया है। ये बयान है राधिका के पिता का। आसपास के लोग ताने मार रहे थे, कहते थे तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे तो मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है, मजे हैं तेरे और तेरे परिवार के भी। लोगों की ये बातें मुझे खूब चुभती हैं। सोचिए जरा, ये किस तरीके की मानसिकता है और ये कैसा समाज है। जितनी इसमें गलती इस बयान के आधार पर समाज की नजर आती है, उतनी ही गलती इस पिता की नजर आती है कि आखिरकार समाज के लोग अगर कुछ कह रहे थे तो उससे आहत होकर क्या कोई पिता अपनी ही औलाद को मार देगा? अपने आप में सवाल बड़ा है। ये बयान जो दीपक यादव ने पुलिस के सामने दर्ज कराया है, इसके हिसाब से दीपक को खलता था, दीपक को बुरा लगता था जब आस पड़ोस वाले कहते थे कि तू बेटी की कमाई खा रहा है। आस पड़ोस वाले ताने मारते थे, तेरे तो मजे हैं, तू और तेरा परिवार पूरा मजे में है, बेटी कमाई कर रही है और तुम लोग बेटी की कमाई खा रहे हो। इन बातों से आहत होकर दीपक यादव का कहना है कि उसने चाहा कि उसकी बेटी टेनिस एकेडमी बंद कर दे। उसने इस बात को लेकर अपनी बेटी से बात भी की, बेटी ने नहीं सुना, तो फिर दीपक यादव ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से ही अपनी बेटी की हत्या कर दी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त घर में दीपक मौजूद थे, दीपक की पत्नी मौजूद थी। पत्नी बुखार हो रहा था पत्नी को, वो दूसरे कमरे में आराम कर रही थी, और जो बेटा है वो किसी काम से बाहर गया हुआ था।
गुड़गांव में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और ये वारदात गुरुवार सुबह 10:30 बजे की है। जिस लड़की की गोली मारकर हत्या की गई उसका नाम राधिका यादव है और आप देखिए ये इस समय वही घर है जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो राधिका यादव के पिता थे दीपक यादव, वो अपनी बेटी के द्वारा बनाए गए रील को लेकर काफी परेशान चल रहे थे। चूंकि जो राधिका यादव है वो एक टेनिस अकादमी भी चलाती थी, जिसकी वजह से भी उनमें नाराजगी थी। जो एफआईआर दर्ज की गई पुलिस के द्वारा, उस एफआईआर के मुताबिक ये बताया गया कि दीपक यादव ने इस मामले में अपने गुनाह को कबूल किया है। 3 गोलियां फिलहाल राधिका यादव को लगी जब वो अपने किचन में काम कर रही थी और जिस हथियार से यानी कि जिस पिस्टल से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो वहीं बगल में रखा गया था। ये बताया गया कि पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मौका वारदात का और राधिका का घर है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है कि आखिर इसके पीछे की वजह है क्या, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पिता ने खुद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उन्होंने ये गुनाह कबूल किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन वजह बताई कि वो अपनी लड़की से परेशान चल रहे थे और न केवल परेशान चल रहे थे बल्कि जब वो गांव गए थे, गांव जाते थे तो लोग उन्हें कमेंट करते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खाते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर वो लंबे समय से नाराज चल रहे थे। देखिए, गुरुग्राम में राधिका के घर के सामने ही बैडमिंटन कोर्ट है जहां काम करने वाले अफजल ने भी कई बातें बताई। अफजल दावा कर रहा है कि जब राधिका बच्चों को टेनिस सिखाने आती थी तो पिता उसके साथ आया करते थे। अब पहले यहाँ करती थी, अब छोड़ दिया यहाँ से। यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके 9-8 बजे तक। हाँ, मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छे थे। कितने बच्चे आते थे खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे, 20 भाई। नहीं, ये नहीं पता, सिर्फ पैदल आती थी यहाँ से। और इस बीच गुरुग्राम मर्डर केस में एबीपी न्यूज पर बड़ा खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी राधिका के रील बनाने से दरअसल पिता नाराज थे। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव राधिका रहती थी। राधिका रील बनाया करती थी और पिता को राधिका का रील बनाना पसंद नहीं था, ये सूत्र बता रहे हैं। अब हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो से राधिका के पिता बहुत नाराज हो गए थे। ये वीडियो है राधिका ने बनाया। राधिका को शौक रील बनाने का और राधिका के इस रील बनाने के शौक से भी पिता नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा है कि ये जो राधिका रील्स बनाया करती थी, सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करती थी, इससे पिता को बहुत परेशानी थी। इस वीडियो से पिता बेहद नाराज हुए थे। इस वीडियो में राधिका नजर आ रही हैं एक बाइक सवार के साथ बैठी हुई। तो इस वीडियो पर पिता ने खासी आपत्ति दर्ज कराई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। अपनी बेटी से इस रील को लेकर उनकी कहासुनी सी भी हुई थी। इस वीडियो से नाराज थे पिता, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आई, खुद पिता ने जब अपना गुनाह कबूला तो उनकी तरफ से कहा गया कि आस पड़ोस के लोग जो ताने मारते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो, बेटी तुम्हारी कमा रही है और पूरा परिवार तुम्हारा मजे में है, इन बातों से वो आहत थे। लेकिन अब ये बड़ी खबर है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मामला दरअसल रील बनाने से भी जुड़ा हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि खुद जब गुनाह कबूला है पिता ने, तो वो ये कह रहा है कि साहब आस पड़ोस के लोग ताने मारते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो। और अब ये जो बड़ा खुलासा आप बता रहे हैं कि जो रील बनाने की आदत थी उससे भी पिता बहुत नाराज थे, इसको लेकर क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, देखिए रुमाना, सीधे तौर पर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो रील बनाती थी राधिका, उससे भी पिता को नाराजगी थी। हालांकि पिता की तरफ से इस पूरे मामले में जो हमारी जानकारी है और जो पड़ोसियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में लड़ाइयां भी होती थी और कल भी जब ये इस वारदात को अंजाम देना था, उससे पहले उनके घर में लड़ाई हुई थी, ऐसा जो तमाम पड़ोसी हैं उन्होंने कहा था। लेकिन मैं रुमाना आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, यही वो फर्स्ट फ्लोर है जहां पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो हमें जानकारी मिली, कल ही राधिका की मां का जन्मदिन था और जन्मदिन के मद्देनजर राधिका अपनी मां के लिए किचन में कुछ बनाने गई और उस समय उनके पिता के साथ उनकी नोकझोंक हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और राधिका पर 3 फायर किए। मैं आपको और तस्वीरों में दिखाऊं तो आपको मैं वो दिखाऊंगा कि जहां पर वो टेनिस कोर्ट है, जहां पर राधिका रुमाना प्रैक्टिस करती थी, जहां पर जानकारी जो लोग वहां पर काम करते हैं उन्होंने दिया था, उसी के घर के थोड़ी दूर पर एक टेनिस कोर्ट है जहां पर वो प्रैक्टिस करती थी और न केवल अपने सपने पूरे करने के लिए लोगों को सिखाती थी। ये वही टेनिस कोर्ट है रुमाना, देखिए, जहां पर पूरा प्रैक्टिस करती थी और लोग ये बताते हैं, आसपास के लोग ये बताते हैं रुमाना, कि वो यहाँ पर सुबह 5 बजे आती थी। कई बार उसके पिता भी इस टेनिस कोर्ट में आए हैं जहां पर उन्होंने उनके साथ प्रैक्टिस भी किया है और उसके साथ घूमे भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या यही एक वजह है कि जो बैडमिंटन उसने एकेडमी खोली थी या जो रील बनाती थी, महज इन दोनों कारणों की वजह से एक पिता अपनी इस बेटी की हत्या कर देता है। ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। हालांकि जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक तमाम जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट की भी जानकारी नहीं मिल रही है कि आखिर राधिका जो सोशल मीडिया अकाउंट चला रही थी वो एक्टिव है या नहीं है। परिवार वालों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं की और ये कहा कि अब जो होना था वो हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की जो अपना सपना सजोना चाहती थी, अपने सपनों को जिंदा रखना चाहती थी, और अगर उसके कंधे में इंजरी थी और वो टेनिस आगे नहीं कंटिन्यू कर पाई थी तो उन युवाओं को सिखाने की कोशिश कर रही थी, तो क्या इस वजह से पिता ने राधिका की हत्या कर दी? ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला मामला है। बहरहाल दिल्ली पुलिस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने आप में बहुत हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। और जिस तरीके से पुलिस सूत्र बता रहे हैं, जो गुनाह तो खुद कबूला है और साथ ही साथ ये पिता की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पड़ोस के लोग ताने दिया करते थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हो, और इस वजह से गुस्से में आकर, तैश में आकर उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो एक रील वाला एंगल भी सामने आ रहा है, ऐसे में सवाल ये कि आस पड़ोस के लोगों से कुछ बातचीत हो पाई? राधिका, इसके परिवार में और कौन कौन हैं? जो भाई की बात की जा रही है तो भाई की क्या उम्र रही होगी? पिता क्या करते थे? क्या ये लोग गुरुग्राम के ही रहने वाले थे या पीछे कहीं और के रहने वाले थे और कुछ साल से आकर यहाँ गुरुग्राम में बसे थे? इसको लेकर क्या जानकारियां हैं सुशील? जी देखिए रुमाना, जो जानकारी अभी मिली है वो हमें ये मिली है कि यहीं पर रघुपुरा एक गांव है जहां पर इनका परिवार जो है उनका पैतृक निवास है। यहां पर इनके पिता जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, उनका भाई जो राधिका का भाई है उसकी उम्र 25 से 26 साल है, वो भी उन्हीं के साथ काम करता था। और ये बताया जा रहा है कि काफी रसूखदार फैमिली रही है। जो ये सेक्टर 56 है, ये बहुत पॉश इलाका है और काफी रसूखदार फैमिली यहाँ पर रहती है। आस पड़ोस के लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की रुमाना, तो उन्होंने बहुत बताने से अपने आप को बचाया, लेकिन ये जरूर बताया कि राधिका बहुत दिलखुश इंसान थी, लोगों से हंस के मिलती थी और जब भी वो निकलती थी तो अपनी गाड़ी में लोगों से मुस्कुराते हुए बातचीत करती थी। सबसे बड़ी बात है कि एकेडमी जो वो चलाती थी, वहां पर बच्चों को वो टेनिस सिखाती थी ताकि जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ सके। चूंकि उसके कंधे में इंजरी थी इसलिए वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक यही वजह है कि क्या लोगों के ताने की वजह से एक पिता अपनी ऐसी बेटी जिसके सपने अच्छे, कमाने वाली लड़की थी, अपने सपनों से वो युवाओं की जिंदगी बना रही थी टेनिस एकेडमी के द्वारा, तो क्या एक यही वजह है कि जिसकी वजह से पिता आहत हो गए? लेकिन जो फिलहाल यहाँ पर स्टेटस देखने को मिल रहा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है, उस स्थिति को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि पिता भी कोई कम कमाने वाले हैं। उनके घर में 2 से 3 गाड़ियां हैं, खुद राधिका थार एक गाड़ी है उससे चलती है,
जो दीपक यादव के नाम से रजिस्टर्ड है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, मोटिव क्या है। भले ही एफआईआर में उनके पिता ने तमाम बातें कही, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि क्या तो शुरुआती नजर में आप ये कह रहे हैं कि ये जो बात सामने आज कही गई कि साहब पिता ने कहा है कि बेटी की कमाई खाते हो, आस पड़ोस के लोग कहते थे, इन तानों से तंग आकर उसने बेटी की हत्या कर दी। शुरुआती नजर में ये बात जो है उस पर यकीन करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है और इसीलिए पुलिस अब इस पूरे मामले में गहराई से जांच करने में जुटी है। आज से सावन के महीने की शुरुआत हुई। आप जानते हैं सावन का महीना मतलब भोले बाबा का महीना, और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में सावन को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। आज से शुरू हुए सावन महीने का समापन जो है वो अब 9 अगस्त को होगा और इस दौरान भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में, देवालयों के बाहर कैसे शिव भक्तों का तांता लगा। ये तस्वीरें, अलग अलग 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। हर तस्वीर में एक ही स्वभाव है शिव की भक्ति का। आप देख रहे हैं शिव के जयकारों से गूंजता पूरा वातावरण इस वक्त दिखाई इन तस्वीरों में भी दे रहा है। हर जगह भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ, वहीं दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और साथ ही अलग अलग शिवालयों में शिव के भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक, कानपुर से लेकर गोरखपुर तक और दिल्ली की तस्वीरें तो देख ही रहे हैं आप। हर जगह मंदिरों में भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्ति का सैलाब है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर से शिवांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पावन धरा हरिद्वार और जरा जानते हैं बलराम पांडे से, हरिद्वार यहाँ पर गंगा जल लेकर कांवड़ियों का वापस लौटने का जो सिलसिला है और खासतौर से मां गंगा में आज के दिन सावन की जब शुरुआत हो रही है तो डुबकी लगाने का जो उत्साह है यकीनन वो देखते ही बन रहा होगा। बलराम पांडे, बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम हरिद्वार के हर की पैड़ी पे ही मौजूद हैं और आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भारी संख्या में भोले के भक्त हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं स्नान कर रहे हैं और जो भक्त यहां से कांवड़ लेकर के जाएंगे वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी कांवड़ को भी तैयार करते हुए नजर आएंगे और भारी तादाद में भोले के भक्त आज हरिद्वार पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भोले के भक्त ही नजर आएंगे। और ऐसी मान्यता है कि सावन मास में अगर भोलेनाथ की भक्ति की जाए, उनकी आराधना की जाए तो मन वांछित फल प्राप्त होता है और इसीलिए हर मनोकामना को लेकर के भोले के भक्त यहां से कांवड़ लेके जाते हैं। कोसों दूर यहां से कांवड़ लेकर के जाते हैं और शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और भोलेनाथ की कृपा से उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भोले के भक्तों का तांता हर की पैड़ी पर लगा हुआ है। भारी तादाद में दूर दराज से भोले के भक्त यहां पर पहुंचे हैं। हरिद्वार में जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं खास तौर से भोले के भक्तों के लिए, अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो उत्तराखंड की पुलिस है उसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वॉचिंग टावर पर जो अर्धसैनिक बल हैं उनके जवान तैनात हैं ताकि हर एक मूवमेंट पर उनकी पैनी नजर रहे। जमीन से लेकर के आसमान तक जो प्रशासन है वो नजर बनाए हुए है और साथ ही देश के कोने कोने में ये जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दराज से जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो कांवड़ लेने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से भोलेनाथ के भक्त जो हैं वो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं। हम भक्तों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो यहां से कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, कब आए थे और कितने दिनों में वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्तों में उत्साह है, जो खुशी है वो साफ देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जो बोल बम के जयकारे हैं, भोलेनाथ के जो जयकारे हैं वो भी यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। जो भक्त यहाँ पर कांवड़ लेकर के जा रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप कांवड़ लेने? दिल्ली से।
दिल्ली से आए हैं, तो पैदल ही आज कांवड़ लेकर के निकल रहे हैं। कितने दिनों में दिल्ली पहुंचेंगे? ज़्यादा 10 दिन में। 10 से 12 दिनों में पहुंच जाएंगे। तो यानी शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे। हाँ, शिवरात्रि वाले दिन पहुंचना है वहाँ। मतलब रात दिन चलेंगे लेकिन शिवरात्रि तक पहुंचना ही पहुंचना है। आप देख सकते हैं भक्तों में एक अलग उत्साह और एक अलग रंग। कोई रुद्राक्ष की माला पहने हुए है। भोले मैं हो गए आप लोग? भोले की कृपा हमारे पे है। हाँ। यानी भोले की कृपा साफ तौर से आप महादेव। बोले हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आने का। सारे ग्रुप वाले आए हैं, फैमिली वाले हैं, सारे चाचा ताऊ के हैं। तो हमारे सबकी तरफ से हर हर महादेव, बोल बम, जय श्री राम। तो यानी आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर कावड़ लेने पहुंचे। कहाँ से आए आप? सर हम आए हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं, तो यहाँ पर कावड़ लेने आए हैं। कितनी खुशी है? पहली बार आए हैं? नहीं सर, दूसरी बार है। दूसरी बार आए हैं। तो कितने किलो की कावड़ लेकर के यहाँ से जाएंगे? यहाँ पे ले जाएंगे हम पिट्टू ले जाएंगे हम यहाँ से। आप भी आए हैं गाजियाबाद से? हाँ जी, 51 किलो ले जाऊंगा। चल जी बताइए। हम आए हैं गाजियाबाद से और हमारा दूसरा बार है। पहले लेके गए थे 21 किलो, अब की लेके जाएंगे 41 किलो बाबा के नाम से। बोल शंकर भगवान की। तो यहाँ पर हर बार जो कांवड़ है उसको बढ़ाकर ले जाने की प्रथा भी है। पिछली बार अगर 21 किलो की कांवड़ लेके गए तो इस बार 41 किलो की कांवड़ लेकर के जाएंगे। और इसी तरीके से आप देखिए भक्तों में एक अलग उत्साह और अलग खुशी उनके चेहरे पर आपको नजर आएगी। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ ये आप देखिए, ये भागीरथी सेतु है और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा आपको नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भोले के भक्त ही नजर आएंगे। एक अलग उत्साह, एक अलग खुशी भक्तों के चेहरे पर आपको साफ नजर आएगी। और पूरे सावन आपको इसी तरह की तस्वीरें हर की पैड़ी पर नजर आएंगी। दूर दराज से कई राज्यों से भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं। यहां से गंगा का पवित्र जल लेकर के वो जाते हैं और उसके बाद वहां पर जलाभिषेक करके भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। और ऐसी मान्यता है, सदियों से ये चली आ रही है कि अगर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से कांवड़ यात्रा लेकर के जाई जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर एक मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। देखिए प्रथा तो ये भी है कि जब कावड़ लेकर चलते हैं तो फिर सब बाबा के भक्त जो हैं वो एक दूसरे को भोले कहकर ही संबोधित भी करते हैं। सबकी पहचान एक सी हो जाती है, भोले वाली पहचान। जल्दी से आपको शिवांग के पास लेकर चलेंगे। मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो पूरा का पूरा कावड़ रूट है। और यहाँ पर शिवांग जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और जानकारी दे दीजिए सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है और सुविधा को लेकर क्या व्यवस्था की गई है कावड़ यात्रियों के लिए। शिवांग जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ कई सारे कांवड़िया यहाँ पर लगातार आए हुए हैं जो हरिद्वार से जल लेकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? किस तरह की ना सुविधाएं हैं क्या? जय श्री राम, जय गौ माता। मैं हरिद्वार से चला था 29 तारीख को जल लेके बुग्गी में दांतों से 101 लीटर दांतों से बुग्गी 101 लीटर जल? हाँ जी, दांतों से पीछे हटते आ रहा हूँ हरिद्वार से। आप लोग कहाँ से आए हो? जी मैं नोएडा से हूँ, सेक्टर 115 गांव सोरखा से। मेरा नाम मयंक यादव है और हम ला रहे हैं जल अपने ग्रुप के साथ। हमारे ये जो हमारी टीम है ये मोदी नगर सीकरी से है। इनका सबसे हाईएस्ट जो जल है वो 141 लीटर है। 41 लीटर? 41 लीटर। हाँ, ये सारा सबसे आगे वाली 141 लीटर की है। उसके बाद में फिर 121 लीटर है, फिर 111 लीटर है, फिर 91 है, 61 है। इस तरह से है हमारी ये 7-8 कावड़ हैं। ये आप देखिए रोमाना जी कि किस तरह से ये नोएडा का ये पूरा कांवड़ियों का ये पूरा जत्था है जो कि 141 लीटर जल वहाँ से हरिद्वार से लेकर आया है और उसके बाद नोएडा में लेकर जाएगा। इसको मतलब प्रवाहित कब करेंगे इसको? शिवरात्रि 23 जुलाई। हाँ जी, 23 तारीख को। हाँ जी, हम सब सीकरी, मोदी नगर सीकरी। आप सब सीकरी जाओगे? अच्छा, किस तरह की ना सुविधाएं वगैरह किस तरह की थी आप लोग को मतलब कावड़ रूट पे? तो सुविधाएं बहुत अच्छी हैं जो कि उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करी है कि वहाँ की ना हमें एक क्लाइंट की तरह जज करते हैं, लाइक टूरिस्ट की तरह, है ना। मतलब श्रद्धा को वहाँ नहीं समझते हैं।
वहाँ अपना उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है, चाहे कहीं उठने बैठने की बात हो, चाहे कहीं रेस्टोरेंट में रुकने की बात हो। पर जैसे मतलब विश्रामशाला वगैरह ये हाँ, ये बहुत अच्छी, यहाँ बहुत अच्छी। रोमाना जी एक बार अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि मतलब सामने की तरफ से कांवड़ का ये जो पूरा रूट है, यहाँ पर विश्रामशालाएं यहाँ पर हैं कि जितने भी कांवड़िया आएंगे वो यहाँ पर आकर आराम कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि लगातार कांवड़ लेकर लगातार आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो? नवीन होडल से आए हैं, होडल के पास बांसवा गांव से। और उम्र कितनी है? उम्र 16 साल। 16 साल की उम्र है। कितने लीटर लेकर जा रहे हो जरा? 21 लीटर लेके आए। 31 लीटर? 21 लीटर। अच्छा, मतलब कहते सुविधाएं वगैरह कैसी मिली हैं आप लोग को हरिद्वार वगैरह? बहुत अच्छी हैं, यहाँ यूपी में ज़्यादा अच्छी सुविधा में। मतलब दर्द नहीं होता जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब पूरा मतलब कहते मतलब बैंडेज वगैरह बंधी हुई ना, छाले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धा में कोई कमी नहीं? ना कोई कमी नहीं। तो ये आप देखिए रोमाना जी कि किस तरह से जो कांवड़ियों का वो जो पूरा जत्था है जो हरिद्वार से लगातार जल लेकर निकल चुका है, वो लगातार मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मोदीनगर हर जगह लगातार रास्ते में है, लगातार पहुंच रहा है। और देखिए सबकी यही मान्यताएं है कि शिवरात्रि के दिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जल भगवान के ऊपर चढ़ाना है ताकि जो उनकी मनोकामना है वो उनकी मनोकामना पूरी हो। जी बिल्कुल, आइए एक बार फिर से जरा हरिद्वार दर्शकों को लेकर चलते हैं। बलराम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बलराम, हरिद्वार में तो इस वक्त जहां देखो वहां पर शिव भक्तों का एक तरीके से मेला सा लगा हुआ नजर आ रहा है, भक्ति का सैलाब है। जरा कुछ और तस्वीरें हरिद्वार से दिखाइए, और खासतौर से जो घाटों पर इस समय एक उत्साह और उत्सव की सी तस्वीर है वो भी। बिल्कुल, देखिए देश के कोने कोने से कहा जाए तो शिव भक्त जो है वो कांवड़ लेकर के जाते हैं। हरिद्वार ही नहीं, तमाम ऐसे तीर्थ स्थल हैं, तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पर गंगा जल लेकर के जो कांवड़ के रूप में यात्रा भक्त करते हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन हरिद्वार की एक अलग मान्यता है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो कांवड़ लेकर के यहां से आपको जाते हुए नजर आएंगे। घाट से देखिए, ये हर की पैड़ी है और यहां से गंगा जल भर करके कांवड़ के रूप में जो भक्त हैं वो लेकर के जाते हैं। और किस तरीके से कांवड़ को सजाया जाता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कोई 151 किलो की कांवड़ लेकर के जाता है, कोई 101 किलो की कांवड़ लेकर के जाता है, कोई 51 किलो की कांवड़ लेकर के जाता है। जिसकी जैसी आस्था है, जिसकी जैसी मान्यता है उसको लेकर के यहाँ से कहा जाए कि कांवड़ जो है वो भक्त लेकर के जाते हैं। और आप देखिए किस तरीके से कांवड़ को जो शुद्ध करने की प्रक्रिया है वो भक्त के द्वारा की सिलसिला है। और आप देखिए किस तरीके से भक्त घाट पर पहुंचते हैं और उसके बाद जो कांवड़ है वो भरी जाती है। और कहा जाता है कि ये जो मान्यता है ये सदियों से चली आ रही है। और भक्त किस तरीके से यहाँ पर देखिए, आप गंगा जल लेकर के बाहर आ रहे हैं, पहले स्नान करते हैं, खुद को शुद्ध करते हैं और उसके बाद जो उनकी मनोकामना होती है उसको ध्यान करते हैं और फिर वो यहाँ से कांवड़ भर करके अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो ये दिव्य दर्शन है भक्तों का वो भी आप कर सकते हैं कि किस तरीके से जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ से कांवड़ लेकर के जाते हुए आपको नजर आएंगे। और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भोले के भक्त ही नजर आएंगे। और भारी भीड़ भक्तों की हर की पैड़ी पर नजर आ रही है, भारी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कांवड़ है वो तैयार की जा रही है, क्योंकि भक्त लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कांवड़ लेकर के निकलना है और निश्चित समय पर उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना है। क्योंकि शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को जलाभिषेक करके ये भक्त प्रसन्न करेंगे और इनकी जो भी मनोकामना होगी इन्हें पूरी उम्मीद है कि भोलेनाथ वो पूरी करेंगे। और आप देखिए किस तरीके से भोले के भक्त यहाँ पर कांवड़ तैयार कर रहे हैं। हम भक्तों से बात भी करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं के लोकल के। अच्छा, ये जो आप कांवड़ तैयार कर रहे हैं किस तरीके से कांवड़ तैयार की जाती है? और देखने को मिल रहा है कि बड़ी खूबसूरत कांवड़ तैयार की जा रही है आप लोगों की तरफ से। बहुत मेहनत लगती है, बोले 2-3 घंटे हो गए इसमें बनाते बनाते। तो अभी भी कांवड़ तैयार नहीं? अभी भी तैयार नहीं है, बस तैयार ही है, अब जा तैयार हो गई। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांवड़ को तैयार किया जाता है। और जितनी खूबसूरत कांवड़ तैयार कर लेते हैं भक्त, उन्हें एक अनंत
सुख जो है वो मिलता है कि कांवड़ को तैयार करने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक खुशी भी मिलती है कि हमने बहुत अच्छी कांवड़ तैयार की है। और आप देखिए कांवड़ को लेकर के किस तरीके से पूजा पाठ होती है वो भी आपको यहाँ पर साफ नजर आएगा। और आप देखिए जो भोले के भक्त हैं उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी नजर आ रही है। क्या कहेंगे? बम बम भोले। मजा आ रहा है बहुत, बोले बोलो हर हर महादेव। तो अपने आप को आप लोगों ने शुद्ध कर लिया है, पूजा पाठ हो गई है, अब कांवड़ लेकर के निकलने वाले हैं। हाँ बोले 10-15 मिनट में निकल जाएंगे कावड़। बोले तैयार कर रहे हो अपने कावड़, बाकी बोलो से बात करो। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हुए हैं, तो इतनी दूर आप लोग पैदल ही कांवड़ लेकर के जाएंगे? हाँ। तो ये पूरा ग्रुप आया हुआ है। कितने लोग हैं ग्रुप में? 12 लोग हैं। तो कितने किलो की कांवड़ इस बार लेकर के जाएंगे आप लोग? 21 लीटर। 21 लीटर। तो क्या अकेले ही लेके जाएंगे या जितने लोग आए हैं सभी लोग लेकर के जाएंगे? तीन भोले लेके जाएंगे, बाकी पिट्टू लेके जाएंगे। यानी 3 लोग कांवड़ लेकर के जाएंगे, बाकी पिट्ठू लेकर के जाएंगे। कितनी देर से ये कांवड़ तैयार कर रहे हैं आप लोग? 2 घंटे होने वाले बोले। 2 घंटे से कांवड़ तैयार हो रही है और अभी 1-2 घंटे और लगेंगे। हाँ जी बोले। यानी 4-5 घंटे में एक कांवड़ तैयार होती है आप लोगों की? हाँ बोले। तो कितने बजे करीब यहाँ से निकलेंगे आप लोग? 5 बज जाएंगे ना। तो 5 बजे यहाँ से निकलेंगे तो रात दिन चलते हैं आप लोग? रात चलते हैं बोले, बस दिन नहीं चलते। उम्मीद है कितने दिनों में दिल्ली पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे 20 तारीख तक। मतलब 20 तारीख तक ये जो भक्त हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि पैदल कांवड़ लेकर के वो जाएंगे, पूरी रात चलेंगे, दिन में भी चलेंगे, रात दिन चल करके कोशिश यही करेंगे कि शिवरात्रि से पहले ये दिल्ली पहुंचे, ताकि शिवरात्रि के दिन ये भोलेनाथ को जलाभिषेक करके उन्हें प्रसन्न कर सकें और जो इनकी मन्नत है, जो इनका कहा जाए एक तरीके से श्रद्धा है, जो विश्वास है वो पूर्ण हो। तो यानी भक्तों में एक अलग उत्साह, एक अलग खुशी साफ तौर से चेहरे पर नजर आ रही है। और आप देखिए किस तरीके से कांवड़ को सजाया जा रहा है, हर तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएगी। आप देखिए किस तरीके से कांवड़ को सजाया गया है और जिस तरीके से तस्वीरें हरिद्वार में देखने को मिल रही हैं, और ख़ास तौर से तरह तरह की रंग बिरंगी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। और कांवड़ का एक रूप नहीं है, तमाम रूपों में आपको कांवड़ नजर आएगी। और इसको लेकर के जो भक्त हैं वो घंटों तैयारी करते हैं, घंटों लगते हैं इस कांवड़ को तैयार करने में। और आप देखिए ये कांवड़ काफ़ी वजन है, इसलिए यहाँ पर फॉर्म लगाया जा रहा है ताकि कंधे ना कटें और इन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और बड़ी कठिनाई से ये जो कांवड़ यात्रा है वो पूर्ण की जाती है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कांवड़ को लेकर के तैयारी की गई है। भक्त जो हैं लगातार यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं। कितने घंटों से तैयार कर रहे हैं कांवड़ को? 2 घंटे से सर। अभी तैयार नहीं हुई है? नहीं सर, अभी 4 घंटे और लगेंगे। अभी 4 घंटे और लगेंगे। कहाँ से आए हैं आप? मखनपुर दिल्ली। दिल्ली से आए हैं। तो ये पूरा जत्था जो है आप लोगों का वो दिल्ली से आया हुआ है? हाँ। पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आए थे? इससे पहले भी आए थे 2 बार। आप पहली बार आए हैं? तो आप भी कांवड़ लेकर के जाएंगे? हाँ। कितने किलो की ले जाएंगे? 6 लीटर। 6 लीटर। 6 लीटर लेकर के जाएंगे। तो दिल्ली तक पैदल ही जाएंगे? हाँ। क्या उम्र है आपकी? 15 साल। यानी 15 साल की उम्र में आप 6 किलो कांवड़ पैदल लेकर के दिल्ली जाएंगे। तो यानी एक अटूट भक्ति, अटूट शक्ति भोलेनाथ की इन लोगों में देखने को मिल रही है। कितनी खुशी हो रही है कांवड़ ले जाने का। बहुत पहली बार जा रहा हूं। इतना लीटर जो गंगा जल है उसको लेकर पैदल अपने अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। पटना के वेटनरी कॉलेज पे हंगामा हो गया। यहाँ वेटनरी कॉलेज में गोलीकांड, इसी से नाराज हैं छात्र। दरअसल हुआ ये कि कल शाम वेटनरी कॉलेज के कैंपस में गोली चली थी। गोलीबारी में एक छात्र घायल हुआ था। प्रदर्शनकारी छात्र अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो पटना वेटनरी कॉलेज के कैंपस में गोली चली थी जिसमें एक छात्र घायल हो गया था। इसी को लेकर छात्रों में नाराजगी है। छात्र अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर प्रदर्शन छात्रों का जारी है। पटना के वेटनरी कॉलेज में जोरदार हंगामा। बिहार में ये चुनावी साल है। चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले एक के बाद एक बिहार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती ये वारदात जो सामने आ रही हैं, ऐसे में गोपाल खेमका के बाद एक और व्यवसायी जिसकी हत्या कर दी गई
और अब ये खबर पटना के वेटनरी कॉलेज में, जहां छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल वेटनरी कॉलेज में गोलीकांड हुआ था, गोली चली थी, एक छात्र घायल हुआ था। ये आज की तस्वीरें आपके सामने है। वेटनरी कॉलेज के छात्र जो हैं, देखिए किस तरीके से वो मैदान में उतरे हुए हैं और यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, खुद को असुरक्षित छात्र महसूस कर रहे हैं। पटना का वेटनरी कॉलेज और यहाँ कॉलेज कैंपस में गोलियां चल जाती हैं, एक छात्र घायल हो जाता है। इसी गोलीकांड से छात्र नाराज हैं। छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अपनी सुरक्षा को लेकर छात्र इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।